हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट से संबंधित टॉपिक पर ही चर्चा करूंगा और सीटेट में जो एक मेजर सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको सीडीपी भी बोलते हैं, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इससे रिलेटेड एक मेजर टॉपिक की चर्चा करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर सीडीपी हमारे सिलेबस में क्यों है और सीडीपी में जो साइकोलॉजी की बात की जा रही है, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की जा रही है, यह इसकी प्रासंगिकता क्यों है, किस स्तर पर प्रासंगिकता बढ़ जाती है और इसको हमने इस कोर्स में क्यों रखा है, और उसी से संबंधित हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और इसमें समझेंगे कि शिक्षा में साइकोलॉजी का क्या महत्व है और शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या आजकल इसका अर्थ हम लोग समझ रहे हैं और समझना चाहिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा जो परंपरा है या परंपरागत स्टडी जो चल रहा है हमारा, वहाँ सिलेबस भी उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आधुनिक समय में शिक्षा के नए नए आयाम आपके सामने आते जा रहे हैं, नए नए आयाम विकसित हो रहे हैं और इसमें चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की बात की जा रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है और हमारी व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल रही हैं और हमें भी ढालना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा जब तक नहीं होगी तो अब तक हम बच्चे के चहुमुखी विकास की बात नहीं कर सकते हैं, चौतरफा विकास की बात नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा का अगर चौतरफा विकास नहीं होता है, चहुमुखी विकास नहीं होता है, तब तक ना तो उसका विकास होगा, ना समाज का विकास होगा, ना राष्ट्र का विकास होगा और जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य मानवीय मूल्य की स्थापना करना, मानव के कर्तव्यों को निर्वहन करने की दिशा देना, मानवीय मूल्य की स्थापना करना। इस संदर्भ में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए। देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के बीच, देखिएगा, यानी यह शिक्षा शब्द जो है ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और शिक्षा प्राचीन काल में देखा जाता था, ये परंपरा थी, गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का लेन देन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता था। यानी गुरु के पास जो भी शिष्य होते थे वो बैठ जाते थे और कम्युनिकेशन यानी कन्वर्जेशन के द्वारा वो अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे और उससे अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे, उसको हम शिक्षा कहते थे। लेकिन उस समय गुरु अपने शिष्यों का मौखिक शिक्षा दिया करते थे, यानी जो भी गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को सामने बैठा करके मौखिक वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा ही शिक्षा दिया करते थे, जिसमें आवश्यक पक्षों का कंठस्थ, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते थे, इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, उनको जो शिष्य होते थे एज इट इज उसको कंठस्थ कर लेते थे, याद करते थे और यह उनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता था। यानी उस समय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जो प्रासंगिक है, उसको शिष्य क्या करे, याद कर ले। इस तरह शिक्षा देने में शिष्य की आयु, ध्यान रखेंगे, शिष्य की आयु, रुचि, योग्यता आदि कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता था। ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल की शिक्षा की बात हो रही है। उस समय जब एक दूसरे के सामने बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे तो उस समय वो शिष्य की आयु, उसकी रुचि, अभिरुचि क्या है और उसकी आयु क्या है, उसकी योग्यता क्या है, ये कोई मायने नहीं रखे जाते थे, क्योंकि उस समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना हो करके
टीचर सेंटर्ड यानी गुरु केंद्रित शिक्षा हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, दिया जाता था। शिक्षा का कर्तव्य, अब देखिए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यहाँ इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षक का कर्तव्य छात्र को मात्र सूचना देना होता था। उस समय शिक्षक का उद्देश्य होता था सूचना दें। इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा न होकर वह ज्ञान केंद्रित यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। यह कहने का अर्थ है उस कर्तव्य होता था मैक्सिमम हम सूचना दे दें, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें शिष्य को। इसलिए कह सकते हैं कि यह जो शिक्षा था यह बाल केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित के साथ साथ यह ज्ञान केंद्रित शिक्षाएं हुआ करती थी। इसका परिणाम यह होता था कि बालक या शिष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट कहा जा रहा है आपसे कि इसका तात्पर्य यह होता था कि बालक या शिष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। वो कन्वर्सेशन यानी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर होती थी। इससे क्या होता था कि उसका सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का अर्थ है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांवेगिक विकास उसका नहीं हो पाता था। लेकिन आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ बदल गया है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक काल में अगर शिक्षा की बात की जाए तो यह जो प्राचीन काल में जो शिक्षा की पद्धति चली आ रही थी वो शिक्षा की पद्धति अभी बदल गई है। और बदलने के साथ अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा का ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है। आधुनिक काल में देखेंगे शिक्षा का अर्थ किसी तरह उपदेश या सूचना देना नहीं है। शिक्षा का अर्थ किसी तरह उपदेश या सूचना देना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप ध्यान रखेंगे, आधुनिक काल की जो शिक्षा पद्धति है इसी प्रोसेस पे काम कर रही है। यानी अभी जो है शिष्य का या विद्यार्थी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना नहीं है, यह कोशिश करना है कि जो पद्धति अपना रहे हैं, जो शिक्षा देने की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया में उसका चहुमुखी चौतरफा विकास, सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं। सर्वांगीण विकास यानी उसका सांवेगिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक ये सारे विकास हो रहे हैं कि नहीं, इस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति में निहित क्षमताओं का सही उपयोग विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि आज की शिक्षा का अर्थ व्यक्ति में निहित क्षमताओं के विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें वो सारी क्षमताएं, सारी काबिलियत मौजूद है, बशर्ते उसको उस क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है, निखारने की आवश्यकता है। तो हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण प्रणाली जो है, यह उसी व्यक्तिगत क्षमता को निखारने का काम करता है। यानी उस क्षमताओं को, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी की पहचान करनी है, क्षमता की पहचान करनी है और उसको समाज में उसका परिणात्मक स्वरूप हम देखेंगे कि परिणाम यह होता है कि उसका सर्वांगीण विकास होता है अगर उसके अनुरूप हम उसको शिक्षित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, अब इसी से रिलेटेड है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान आपको पता है ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पढ़ना जरूरी है। यानी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्यों आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय है। देखिएगा, शिक्षा हमने देखा कि वह शिक्षा में जो व्यक्ति में निहित क्षमताएं हैं, क्षमताओं का उद्घाटन करना है, क्षमताओं का विकास करना है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी करें। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के तहत ये सामने आता है, ये संकल्पना आती है कि यह शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह व्यवहार और सिद्धांत का दोनों समन्वय है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्रियान्वयन कैसे होगा और किस सिद्धांत के तहत होगा, इसका समन्वित रूप आपको शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के
कि सीखने के क्या और कब से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान कहा जा रहा है कि सीखने के कब और क्या, यानी यह बताता है कि किस आयु में, किस समूह में, किस इन्वायरमेंट में आपको क्या सीखना है और कब सीखना है, इसकी बात करता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ओर कार्य और दूसरी तरफ कारण से संबंधों पर बल देता है। यह कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ओर कार्य से और दूसरी ओर कारण से, यानी कोई कार्य हो रहे हैं तो उसके कारण जरूर हैं, इस पर यह बल देता है कि उस कारण की पहचान करें ताकि हम उसके अनुरूप कार्य करें। संबंधों पर बल देता है, इसलिए यह विज्ञान है। निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करने के कारण यह कला हो जाता है। देखिएगा, कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान साइंस है या आर्ट, यानी विज्ञान है या कला। तो आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान कार्य और कारण से संबंधित है और उसके संबंधों पर बल देता है, यानी वो पहचानने की कोशिश करता है कि इसके जो कार्य हो रहा है इसके कारण क्या है, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की बात करता है, इसलिए यह साइंस है। और वहीं अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो इनके प्रयोग को व्यवहारिक रूप अगर प्रदान किया जाए, व्यवहारिक रूप प्रदान करके मानवीय जीवन के मूल्यों को सामने प्रस्तुत किया जाए या उनसे मानवीय जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया जाए, इसके कारण हम कह सकते हैं कि यह कला के श्रेणी में आता है, इसे कला भी कह सकते हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के आधार अर्थात साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक आधार में देखेंगे कि एक तरफ यह शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है यह आत्मा का विज्ञान है। दूसरी तरफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है यह मस्तिष्क का विज्ञान है। दूसरी तरफ कहा जाता है यह चेतना का विज्ञान है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि यह व्यवहार का विज्ञान है। यानी इसके एजुकेशनल फाउंडेशन को हम लोग 4 आधारों पर देख सकते हैं, यानी साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस और चौथा है यहाँ पर साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की जाती है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे यह एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका पहला आधार है आत्मा का विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ सोल की बात की जा रही है। गैरेट जो है एक साइकोलॉजिस्ट है और ये बताते हैं कि यह इस शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के 2 शब्द से हुई है। एक का अर्थ होता है, एक का साइकी और दूसरा का लोगस। और साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी वैसा विषय, वैसा सब्जेक्ट जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए, स्टडी ऑफ द सोल का अध्ययन किया जाए, उससे हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, जिसमें आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाए। प्राचीन काल के साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक इस अर्थ को लगाते थे कि स्टडी ऑफ सोल अर्थात आत्मा का विज्ञान, इस अर्थ को मानने वाले वैज्ञानिकों में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते आदि का नाम उल्लेखनीय है। यानी जिन साइकोलॉजिस्ट ने इसे शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, उनका नाम है प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। दूसरी तरफ हम देखेंगे दूसरा आधार है इसका मस्तिष्क का विज्ञान अर्थात कह सकते हैं मस्तिष्क का विज्ञान। इसे
जो विषय वस्तु बच्चे के माइंड का अध्ययन करे, मस्तिष्क का अध्ययन करे, उसे हम मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। इसलिए यह इनका मानना है कि साइकोलॉजी जो है यह बच्चों के मनो अध्ययन करता है, मन मस्तिष्क का, अंतः मस्तिष्क का अध्ययन करता है और उनके हिसाब से, उनके पर्यावरण के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से वह कंटेंट प्रोवाइड करने की बात करता है। इसलिए इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। और इसमें मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले में सबसे उल्लेखनीय है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी जो है यह एजुकेशनल साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। तीसरा आधार है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शसनेस यानी कुछ लोगों का मानना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है यह चेतना का विज्ञान है, यानी आपको उस चीज का अनुभव कराता है, अपने कर्तव्यों का अनुभव कराता है ताकि आप उस कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसी संदर्भ में 16वीं शताब्दी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें एक सबसे प्रमुख है वाइस, दूसरे हैं विलियम जोन्स, तीसरे हैं विलियम बोन्ट और जेम्स शैली। इन लोग विद्वानों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को यानी साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान बताया। तीसरा आधार है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की जाए और साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की जाए तो इस शिक्षा मनोविज्ञान को साइंस ऑफ बिहेवियर मानने वाले मनोवैज्ञानिक में सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वाटसन। वाटसन ने अपने अनुभव के आधार पर एजुकेशनल साइकोलॉजी को शिक्षा का विज्ञान माना। एजुकेशनल साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर माना, क्योंकि इनका मानना है कि इसी से हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ या बच्चों के क्योंकि बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग पर्यावरणीय संगठन से आते हैं, इसलिए उनके हर एक कंटेंट को, हर एक कंपोनेंट को, उनके शैली को हमें अध्ययन करना चाहिए, उनके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम उनको उचित शिक्षा दे पाएँ। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे वाटसन जो है ये 20वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट हैं और ये साइकोलॉजी को क्या मानते हैं? शिक्षा का, साइंस ऑफ माइंड मानते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर मानते हैं, यह मानते हैं व्यवहार का विज्ञान। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान हमने देखा अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार बताए हैं। इसी आधार पर हम देखेंगे कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होने चाहिए। एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आप देखेंगे यह छात्रों की योग्यता, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त कराना। इससे छात्रों की योग्यता क्या है, वो किस योग हैं, कितनी सामर्थ्य है और कितनी क्षमता है उनमें, इसका ज्ञान करवाता है। फिर आप देखेंगे कि यह छात्रों की रुचियों का ज्ञान करवाता है, यानी छात्र जो हैं, शिष्य जो हैं, उनमें क्या रुचि है, किस तरह की रुचि है, इसका अनुभव करवाता है। छात्रों का विकासात्मक विश्लेषण का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, यानी जब भी जरूरत पड़े, जिस कंटेंट की जरूरत पड़े, उसको एजुकेशन में हमें छात्र के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से ही प्रोवाइड करना चाहिए। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त कराना, यानी वो वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। छात्रों के वातावरण का ज्ञान प्राप्त कराना। नेक्स्ट है मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, यानी मानव जब विकास करता है तो विकास के हर एक अवस्था का ज्ञान उससे प्राप्त होना चाहिए। अर्थात देखेंगे शैशवा अवस्था से लेकर के, यानी उसके पहले जाए इन्फेंट्री, यानी शैशवा अवस्था से लेकर के आप प्रौढ़ावस्था की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी हर एक अवस्था को समझने में यह बहुत सहायता प्रदान करता है ताकि
उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षा दे पाएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कराना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कराना, शिक्षण सिद्धांतों और शिक्षण विधियों का अध्ययन कराना। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन कराना। शैक्षिक समस्याओं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी शिक्षा देने में, एजुकेशन देने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या होने वाली है, उसका भी अध्ययन कराता है। अर्थात हमने 10 पॉइंट में देखा कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, शिक्षा मनोविज्ञान का एम क्या होनी चाहिए, ताकि हम शिक्षा को सुदृढ़ बनाएं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ हम बढ़ें। मैं आशा करता हूं कि ये सारे कंटेंट आप समझ पाए होंगे और अपने जीवन में इससे लाभ उठाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।